गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात हम कर रहे हैं आज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने पढ़ा दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP भी इसको हम कहते हैं, एंड विच इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लेते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है कंसीडर टू बी ज़ीरो, होता नहीं है, कंसीडर करते हैं ज़ीरो, इसको रेफरेंस मान लेते हैं और इसको रेफरेंस लेकर के बाकी मेटल्स का जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब उसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो जो हमें सीरीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज़, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिवली ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी है और ये भी आपको बताता है कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जितना पॉजिटिव उसकी वैल्यू होगी वो उतना वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और साथ में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ये पूरी सीरीज़ है, आपको इसी पे आप ये रीज़न भी दे सकते हैं कि F2 जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिवली सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ हम कैसे करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ये लेना पड़ेगा, किस तरीके से हम हाफ सेल्स को लेंगे। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हाफ सेल को हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी यानी कि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उसको हमेशा हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आपको दो इलेक्ट्रोड दे दिए, फॉर एग्जांपल आपको दो इलेक्ट्रोड दे दिए, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है Zn to Zn+2 और दूसरा है आपका Ag to Ag+1 और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया है और आपको कहा कि रिप्रेजेंट द सेल। तो उस केस में आप क्या देखेंगे, आप चेक करेंगे E0 वैल्यू। इन दोनों में से देखिए E0 वैल्यू नेगेटिव किसकी है, Zn की, तो जिसकी मोर नेगेटिव होगी उसको आप कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन हम लें जिंक और सिल्वर का तो इसमें जिंक को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन मानेंगे और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, कैथोड में पहले लिखा जाएगा, सॉरी एनोड में पहले लिखा जाएगा और Ag वाला जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे Zn to Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+2 Ag। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमने लिया, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा कि हम कैलकुलेट कर पाएंगे E0 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा सेल ले लिया जिसमें हमने ये कॉपर और Ag का हमने सेल लिया है। ठीक है, Cu to Cu+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+2 Ag। ठीक है, अब हमने ये इस तरीके से लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो मोर नेगेटिव होगा इन कंपैरिजन टू Ag। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 और Ag का होता है +0.80, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में Ag की वैल्यू ज़्यादा होती है या ये कहें कि नेगेटिव में कॉपर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस केस में कॉपर को हम क्या लेते हैं, कॉपर को हम लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे सेल हमें दिया है तो उस सेल का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। राइट में कौन सा सेल है, Ag, तो E0 ऑफ Ag माइनस E0 ऑफ
कॉपर। इस तरीके से हम E नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। E नॉट होता है स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड EMF मीन्स जब हमने जो दो कंटेनर लिए हैं उन दोनों कंटेनर में जो सॉल्ट रखा है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 है, उसका कंसंट्रेशन 1 है, तब E नॉट को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नस्ट इक्वेशन पे। नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन एक रिलेशन है कि अगर हमने दोनों कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंसंट्रेशन अगर 1 ना हो तो हम उसका EMF, उस सेल का EMF कैसे वेरी करता है, तो उसके लिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी रिएक्शन हमने कंसिडर कर ली, A + B गिव C + D। बहुत बार इक्विलिब्रियम में हम इस तरीके की रिएक्शंस को यूज़ कर चुके हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, ये आपके कोर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला है, E ऑफ सेल मतलब EMF ऑफ सेल, दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड EMF, जिसको आप कैसे निकाल रहे हैं? राइट माइनस लेफ्ट करके। इसका मतलब इस E नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, E नॉट राइट की वैल्यू गिवन होगी, E नॉट लेफ्ट की वैल्यू आपको गिवन होगी, -RT अपॉन NF ln। ln होता है नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग E बेस, ln Q। Q क्या है? Q है रिएक्शन क्वेसेंट, क्लास 11th में आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारी जो नस्ट इक्वेशन है वो आई आपकी E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। जहाँ पे R की वैल्यू है 8.314, F की वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट है 96500, जनरली हम लेते हैं वैल्यू होती है 96487, आप इसको 96500 कूलम पर मोल ले सकते हैं। और टेम्परेचर के T है टेम्परेचर इन केल्विन। जनरल सेल की जो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे होती हैं, इसलिए टेम्परेचर हम ले लेते हैं 298 केल्विन। और ये सारी वैल्यू R की, T की और F की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जो आती है 0.0591। आगे हम इसको यूज़ करेंगे अभी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपके समझ में आ गई, नस्ट इक्वेशन। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम का केस मीन्स नो मूवमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, नो मूवमेंट, इसका मतलब EMF ऑफ सेल इज 0, E ऑफ सेल इज 0। जब E ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? E नॉट की वैल्यू आई 2.303 RT अपॉन NF log Kc। अब इसको ln को हमने log में कन्वर्ट कर दिया, पहले था E बेस, अब हमने 10 बेस किया है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2.303 से। R की वैल्यू आपको पता है, T 298 केल्विन लेंगे, F की वैल्यू हम लेते हैं 96500। जब आप इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र log Kc। ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि उनके लिए हम किस तरीके से नस्ट इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आता है कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखो। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर का। इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े नस्ट इक्वेशन तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है। तो इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे E ऑफ सेल इज, ये आप ध्यान रखेंगे, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है। दूसरा है आपका Ni to Ni+2। इसके लिए अगर हमें लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, Ni
प्लस Ni to Ni plus 2 और फर्स्ट प्लस थर्ड गिव सेकेंड प्लस फोर्थ। Ni प्लस 2 2Ag प्लस, और इसके लिए हम इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। पावर ध्यान रखेंगे, स्टिक्योमेट्रिक पावर ऊपर आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा सेल है, आप इनको खुद ट्राई करिए, मैं एक एक करके आपको दे रही हूँ कि नेक्स्ट इक्वेशन पहले आप लिखेंगे, अगर करेक्ट लिखेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल सही हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका ये सेल आपको गिवन है, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी है। तो ये हमने सेल रिएक्शन लिखी, Cr से Cr प्लस 3, ऐसे दो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। Cr से Cr प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन, Fe प्लस 2 से Fe, और दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए फिर जब आप टोटल सेल रिएक्शन करेंगे तो यही आएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n की वैल्यू हो गई 6। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है Cr प्लस 3 और Fe क्या है, सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो ये Cr प्लस 3 हमने ले लिया, 2 स्टिक्योमेट्रिक पावर में है तो ऊपर चला गया। इसी तरीके से Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन पावर में 3 आ गया, ठीक है। और लास्ट ये है, आपको एग्जांपल दिया, ये 2 इक्वेशन है, इसके लिए हम इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को रखेंगे। n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो आज हम इतना ही करेंगे। जब आप नेक्स्ट इक्वेशन अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएं तो फिर इसके आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।